हे आती रहेंगी बहारें। अगर एक लाइन में आपको टीवी इंडस्ट्री का सच बोलना हो तो वो क्या होगा? तब मोह माया है। कभी ऐसा हुआ कि किसी रोल के लिए फाइनलाइज हुए और लेकिन लास्ट मिनट पे नहीं मिला? हाँ, स्ट्रगल्स कैसे रहे मुंबई में? कब ऐसा लगा कि जो एक्टिंग की गाड़ी है वो चल पड़ी है? दिलीप साहब मतलब मेरे कंधे पे हाथ रख के खड़े हुए और वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट था। और ऐसा भी सुना है कि आपने क्राइम पेट्रोल के लिए कोई फिल्म भी छोड़ी है। वैसा ही होना चाहिए। पहला ऑडिशन और पहला शो कैसे मिला? यहाँ तो सबको काम मिल जाता है और सबको काम नहीं भी मिलता है। खेलना है तो आ जाओ। तो हो सकता है कि इस जुए में आपके पास 3 इक्के पहली बार में आ जाए, और ये भी हो सकता है कि 3 इक्के पाने के लिए आपको बहुत इंतजार करना पड़े। वो चीजें समय से ही होनी है, समय से पहले कुछ नहीं होगा। आप कितना भी अच्छा काम कर लो। एक्टिंग का कीड़ा कब काटा? मुझे लगता है कि मैंने ही कीड़े के ऊपर पैर रख दिया। कीड़े ने मुझे नहीं काटा। आ रहा हूँ मैं ही उसके पास चल के पहुंच गया। एक दिन मैंने ऐसे दिलीप साहब को ना पता नहीं कुछ तो मजाक किया, तो मुझे बोलते हैं बरखुरदार इतनी भी बेतकल्लुफी ठीक नहीं है। और उन्होंने बोला और मैं एकदम से चुप। एक्टिंग का आजकल कुछ वैसा रह नहीं गया है। आजकल हर कोई एक्टिंग कर रहा है। सब रील पे आप देखो, सब एक्टिंग कर रहे हैं। लाइफ में टर्निंग पॉइंट कौन सा था? कौन सा प्रोजेक्ट ऐसा लगा कि हाँ जिंदगी थोड़ी पलट गई? हम जो बना रहे हैं, हम बना रहे हैं बहुत मेहनत के साथ बना रहे हैं, बट हम कभी श्योर नहीं होते हैं कि क्लिक करेगी या नहीं करेगी। क्योंकि मैं महाभारत में कर्ण करना चाहता हूँ। क्यों? पेशेंस, पैशन और पेशेंस, ये दोनों ही आपको रखने पड़ेंगे, तो ही आप टिक पाओगे। बाबा मोशाय, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, और इस बड़ी जिंदगी में कुछ ऐसे दोस्त होने चाहिए जिनके साथ आप बैठ कर कह सको तुम, मैं और 2 कप चाय। और क्या चाहिए जिंदगी? मेरे जानने वालों की लिस्ट जितनी लंबी है उतनी ही छोटी मेरे दोस्तों की लिस्ट है। एक ऐसे ही दोस्त जिनको आपने स्क्रीन पे काफी देखा होगा। तो चलिए उनसे मिलते हैं और जानते हैं उनकी किस्से कहानी। प्लीज वेलकम मनीष राज शर्मा। कि मैं आया हूँ लेके हाथों में महफिल की मस्तानी, मस्तानी रातों में मैं आया हूँ। डिंका चिका ये तो भाई कर सकते हैं, ये अपन नहीं कर सकते। ये तो भाई कर सकते हैं। आपको भी बहुत बहुत बधाई, थैंक यू। बहुत बहुत मुबारक इस नई जर्नी के लिए, और आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू फॉर कमिंग इतने शॉर्ट नोटिस पे। माय प्लेजर। और आपका जब कॉल आया तो मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं क्या होता है वहाँ पे। बॉम्बार्डिंग होगी। हाँ, बम्बार्डिंग नहीं होगी, किससे कहानियां होंगे, आपकी कहानियां सुनेंगे जो ऑडियंस सुनना चाहेगी। और कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है आज? उससे पहले एक्शन। आपने कई दफा मुझे एक्शन बोला है, आज मैं एक्शन बोल दिया आपको। अभी आप शुरू करो। कैसा चल रहा है? बस ऑल वेल, बढ़िया चल रहा है, फर्स्ट क्लास। प्रोजेक्ट्स? हाँ, बस थोड़ा सा इंतजार और क्या आने वाला है? धमाकेदार? अब धमाकेदार होगा या नहीं होगा ये कुछ बोल नहीं सकते, ओके बट है कुछ है। ओके, तो वो आगे अभी 2-4 महीने में आपको पता चलेगा। चलो आएगा तभी मजा आएगा। यस यस। काफी पॉडकास्ट अभी स्टार्ट किए हुए तो महीने ही हुआ है और काफी लोगों के मैसेजेस भी आए कि विश लिस्ट आई कि इनको बुलाओ, मनीष राज को बुलाओ। अच्छा, हाँ तो मैं क्या ट्राई तो थैंक यू कर रहे सो हैं मच। लेकिन फ्री नहीं मिल रहा है। ऐसा भी कुछ नहीं है। बाबा मोशाय बट बिजी ये है। है, हाँ बट ये है कि कभी कभी डेट क्लैश तो होती है Date अपनी clash लाइन होती में, हमेशा डेट क्लैश होती है। तो वैसा ही है, और जब किस्मत में लिखा है हर बात का वक्त मुकर्रर है, तो सही वैसा बात ही है। बस सही जब बात। जहाँ पहुँचना है आप उसी समय पे वहाँ पहुँचोगे। करेक्ट, वैसा है। बिल्कुल सही। तो ये एक्टिंग का कीड़ा कब काटा? और या पेरेंट्स ये चाहते थे कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा और बेटा कुछ और ही सोच रहा था? बात ऐसी है कि मैं जहाँ से ताल्लुक़ रखता हूँ हाँ, वहाँ पे मतलब इस लाइन में कोई दूर दूर तक तो था ही नहीं। कहाँ से? मैं हाथरस, हाथरस। यूपी में हाथरस जगह है, अच्छा, तो वहाँ से बिलोंग करता हूँ। हाथरस एक और चीज के लिए फेमस हो गई है। हाँ, वो थोड़ा बैड पब्लिसिटी है। Bad publicity है। उससे पहले अच्छी चीज़ के लिए थी, बट अभी कोई नहीं, होता है। प्लीज कंटिन्यू। हाँ। बाकी ये है कि शायद बहुत लोगों को ये बात पता है, हम्म, और बहुत लोगों को ये बात पता नहीं होगी। इस पॉडकास्ट के जरिए पता होगी कि मेरे जो बड़े भाई हैं
एल्डर ब्रदर, हाँ। ही इज ऑल्सो एन एक्टर। वो हाँ, वाह, संजय स्वराज नाम है उनका, ओके, एंड ही इज NSD पास आउट। नाइस। तो बस उनकी वजह से आना हुआ। और जहाँ तक आपने बोला कि कीड़े की बात है, तो मुझे लगता है कि मैंने ही कीड़े के ऊपर पैर रख दिया। कीड़े ने मुझे नहीं काटा। आ रहा हूँ मैं ही मैं। उसके पास चल के पहुंच गया। और क्योंकि वो जो फादर थे वो लेक्चरर थे पॉलिटेक्निक में, ओके, वो अपना इंजीनियर थे, मतलब टेक्निकल इंजीनियर वो पढ़ाते थे। तो ऑब्वियस सी बात है कि जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर ही बनाना चाहता है, इंजीनियर अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहता है, तो वो भी चाहते थे कि कुछ और ही बन गए। कुछ नौकरी वोकरी करे, कुछ करे। हाँ, करेक्ट। बट मेरा मतलब शुरू से कहीं ना कहीं, अभी मैं सोचता हूँ उन चीज़ों को कभी कभी, तो मेरा ये था कि यार मुझे नौकरी तो नहीं करनी है, क्योंकि वो 9 to 5 जॉब मुझे कभी समझ में आया नहीं। वो एक रूटीन जो वर्क होता है ना, वो मुझे कभी समझ में नहीं आता था। तो मुझे ये लगता था कि मुझे कुछ ऐसा करना है कि कुछ तो मतलब पब्लिक फिगर बनना है, मतलब आप आए गए किसी को पता ही नहीं चला, वैसा नहीं होना चाहिए। तो बट क्या था, वो उतनी नॉलेज भी नहीं थी, उतनी मैच्योरिटी भी नहीं थी, और कुछ भी नहीं था। जब वो NSD में स्टडी कर रहे थे, जब NSD ज्वाइन किया उन्होंने, तो मैं वहाँ जाता था उनके साथ घूमने के लिए। तो वहाँ प्लेस वगैरह देखता था मैं, वो माहौल देखता था। तो शायद वो मुझे लगता है कि धीरे धीरे ना वो बैठने लगा अंदर। हाँ, डांस वांस मैं शुरू से करता था, जो भी उस समय गाने चलते थे, डांसिंग नंबर्स होते थे, खासतौर से गोविंदा साहब के, तो वो मैं डांस करता था। तो एक वो एलिमेंट कहीं ना कहीं कुछ तो था, अभी उस बात को सोचता हूँ तो, बट वो क्लैरिटी नहीं थी क्या करना है, बट कुछ ऐसा करना है कि मतलब लोग पहचान जाए, मतलब वो करें कि आप कुछ पब्लिक फिगर टाइप का हो कुछ। मैं जैसे स्पोर्ट्स भी बहुत खेलता था, एक स्पोर्ट्स भी मेरे दिमाग में था। कौन सा स्पोर्ट्स खेलते थे? मैं हॉकी खेलता था। हॉकी, हाँ, वेरी नाइस। मतलब मैं ऐसे तो सारी स्पोर्ट्स खेलता था, बट मैं हॉकी में थोड़ा सा आगे बढ़ा था। फिर मैंने सोचा भी था कि मैं स्टेट लेवल, हाँ स्टेट लेवल बोल सकते हैं उसको। ओके। तो मैं नैनीताल गया था खेलने के लिए, पंतनगर में। तो वहाँ पे उसके बाद मैंने सोचा कि मैं लखनऊ स्पोर्ट्स कॉलेज ज्वाइन करूँगा, क्योंकि वहाँ से अक्सर लोग पास आउट करके निकलते थे, उसके बाद सीधा नेशनल खेलते थे। अच्छा रेपुटेड कॉलेज था वो, अभी पता नहीं। तो बट वो आइडिया ड्रॉप हो गया, वो मैं उसको किसी तरीके से मैं वहाँ। तो कौन सी पोजीशन पे खेलते थे? मैं सेंटर फॉरवर्ड। ओह वाओ। हाँ, वो सेंटर फॉरवर्ड खेलता था, तो मुझे बहुत मज़ा आता था उसको खेलने में। तो वेरी टफ गेम। हाँ, वेरी टफ, बहुत बार सब पैर वैर टूट चुके हैं। रिस्ट का भी बहुत काम होता है। हाँ, पूरा रिस्ट का काम है, पूरा मतलब पैर में भी लगती है, सब कुछ होता है। बट मज़ा आता था उस समय। बट उसको कभी वैसा सोचा नहीं कि मैं जाऊँ लखनऊ, वहाँ पे जाऊँ, अप्रोच करूँ या वहाँ पे एडमिशन लूँ, वो कुछ हो नहीं पाया। तो उसके बाद फिर मैंने दिल्ली जाना शुरू कर दिया NSD में। अब वहाँ गया तो वो धीरे धीरे वो चीज़ें मैं देखता था, मुझे अट्रैक्ट करती थी वो। NSD में जहाँ प्लेस होते थे, वो स्टेज, वो जो वुड का होता था ना, उस पे जो जब वो लोग एक्टर्स चलते थे, कुछ करते थे, तो वो उसकी एक साउंड होती है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। वुड के ऊपर जैसे आप चलते हो ना, शूज़ पहन के या वो पहन के, हाँ, कट 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 की सी आवाज़ आती थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। ओवरऑल माहौल बहुत अच्छा लगता था। तो NSD ज्वाइन नहीं किया आपने? हाँ, मतलब फिर मैंने जब वो वहाँ से पास आउट हो गए, तो फिर मैंने अपनी NSD ज्वाइन कर ली। अपनी NSD? हाँ, कुछ नया खोला था क्या? हाँ, ये NSD, मेरी NSD है नेचुरल स्कूल ऑफ ड्रामा। नेचुरल स्कूल ऑफ ड्रामा। वाओ। वो है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, अपना है नेचुरल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो मुझे दोनों का फायदा मिल गया। मुझे NSD भी मिल गया, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा भी मिल गया, और मुझे नेचुरल स्कूल ऑफ ड्रामा भी मिल गया। बॉम्बे आने के बाद जो मैं काम करता था, यहाँ वहाँ जाता आता था, तो मैं वहाँ से चीज़ें सीखना शुरू करता था कि अच्छा कैसे होती हैं चीज़ें। तो इस तरीके से ये जर्नी शुरू हो गई। तो शायद मुझे लगता है कि मैंने ही कीड़े के ऊपर पैर रख दिया, तो उसने काट ही लिया। एक बार मुझे पता नहीं पहला कौन सा प्रोजेक्ट था, लेकिन मैं कुछ ऐसे देख रहा था, तो पाउडर था। हाँ, पाउडर मैंने देखा कि अच्छा थ्रिलर है वो। यस। मैं देखा ये तो मनीष है। हाँ, उसमें भी बहुत अच्छा रोल किया हुआ है, बहुत अच्छा है। मैंने को देखा, उसमें भी, और मैं हाँ। तुम्हारे चक्कर में 4-5 एपिसोड देख लिया मैंने। अच्छा, हाँ, मैंने कहा ये तो मनीष है, अच्छा हाँ। लग रहा है। अच्छा, और वो सीरियल भी बहुत अच्छा बना हुआ है। हाँ, वो बहुत अच्छा बना था सीरियल, काफी अच्छा बजट था उसका। यस। और वो पहला ऐसा शो था जो शायद इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस बना रहा था। हाँ, यशराज प्रोडक्शन से, करेक्ट। वो पहली बार टेलीविजन में आ रहे थे, और बहुत मतलब बहुत बड़ा बजट, बिग बजट शो था। वेल शॉट। हाँ, तो उसकी भी ये कहानी थी कि मुझे पहले कॉल आया, मुझे बोला कि एक एपिसोड का रोल है, कुछ तो एक था। तो मैंने बोला कि
मैंने कहा एक एपिसोड तक मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं वो नहीं करता हूँ। तो तब तक ऑलरेडी यू स्टार्टेड वर्किंग? हाँ मतलब आई हैड स्टार्टेड वर्किंग। और वो मतलब वैसा वाला जो फंडा होता है ना कि छोटा काम नहीं करना, वो नहीं करना, वो मतलब मेरा शुरू से ही था ओके, कि मुझे कोई बहुत ज़्यादा छोटा रोल नहीं करना है। वो एक पता नहीं था मेरा शुरू से। अच्छा है। तो वो मैंने उसको बोल दिया। मैंने उनको बोला, मैंने कहा देखो अगर आपको शो पसंद आया है, मतलब अगर मेरा ऑडिशन पसंद आया है तो मैं वेट करूँगा, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। बट मुझे डर भी लग रहा था थोड़ा सा कि यार इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस है और मैं मना कर रहा हूँ तो कहीं ये इसको नेगेटिव बुरा ना तरीके से ना ले लें वो कि यार ये तो टेंट्रम्स हैं, एक्टर है, पता नहीं अभी कौन है क्या है, किस तरीके से सोचेंगे वो लोग। बट मैंने कर दिया तो कर दिया, मतलब वो कभी कभी चीज़ें हो जाती हैं। करेक्ट। तो मैंने कर दिया। बट ये अच्छी बात है कि बहुत अच्छे लोग थे, उन्होंने उस चीज़ को पॉजिटिवली लिया। और कुछ 10-15 दिन के बाद मेरे पास कॉल आया कि ये इस तरह का कैरेक्टर है और ये कुछ 6-7 एपिसोड में जाएगा, आप करोगे? अरे मैंने कहा क्यों नहीं करूँगा। तो मैं तुरंत हाँ कर दी और उस तरीके से वो चीज़ मुझे मिली। तो मतलब वो कुछ बहुत ज़्यादा लंबा शो नहीं था, कुछ 26-27 एपिसोड की सीरीज़ थी। तो उसमें अगर आपको यशराज में अगर 5-6-7 एपिसोड भी मिल रहे हैं तो उस समय बड़ी बात थी। बड़ी बात, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो मैंने कहा बहुत लोग देखने वाले हैं। तो पहला ऑडिशन और पहला शो कैसे मिला? पहला ऑडिशन और पहला शो मतलब मुझे अभी बहुत चीज़ें मिक्स हो गई हैं, उतना याद नहीं क्लैरिटी के साथ। बट आई थिंक मुझे लगता है कि एक सोनी के लिए शो था मिसिंग, जिसको जैकी दादा, अपने जग्गू दादा, उसको होस्ट करते थे। तो उसमें मुझे एक एपिसोड मिला था। तो आई थिंक वो मेरा फर्स्ट था। मुझे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है बट मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मेरा पहला शो था। और ऑडिशन वगैरह के बारे में अभी मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। तो फिर कब ऐसा लगा कि गाड़ी अपनी जो एक्टिंग की गाड़ी है वो चल पड़ी है? स्ट्रगल्स कैसे रहे मुंबई में? स्ट्रगल मैं बता रहा हूँ, मुझे उस तरीके से स्ट्रगल नहीं करना पड़ा क्योंकि मैंने जैसा बताया कि भाई थे यहाँ पे, तो मैं सब कुछ मेरा उन्हीं के साथ था। तो मुझे उस तरह की कोई इनसिक्योरिटी नहीं थी जो अक्सर यहाँ पे एक्टर्स जो आते हैं बाहर से काम करने के लिए उनको होती है कि किस तरीके से चीज़ें होंगी। तो वो इशू मेरे साथ नहीं रहा। बट मैं अपना खुद का स्ट्रगल करता था। मतलब जैसे मुझे बॉम्बे के बारे में कुछ पता नहीं था, तो कई दफ़ा तो मैं उनके साथ भी जाता था। वो कहीं मीटिंग पे जा रहे हैं तो मुझे साथ में लेके जाते थे, कहीं किसी से मिलवाना है, कहीं कुछ करना है, इंट्रोड्यूस करवाना है, कुछ करवाना है, तो वो जाते थे। बट फिर कुछ दिन के बाद जब मुझे लगा कि यार अभी मैं ये तो अभी शूटिंग पे निकल जाएंगे या कहीं निकल जाएंगे, मुझे पीछे से कॉल आएगा तो फिर मैं क्या करूँगा। तो मैं फिर अकेले ही निकल जाता था। कोई भी बस पकड़ी या कोई भी ऑटो पकड़ा और मैं पकड़ के निकल गया सीधा। तो मैं देखता जाता था कि अच्छा ये अंधेरी है, अच्छा ये बैंड्रा है, अच्छा ये जुहू है। तो मैं ऐसे करते करते महालक्ष्मी तक और सेंट्रल तक चले जाता था। अच्छा, एक्सप्लोर करने, सिर्फ एक्सप्लोर करने के लिए कि मतलब कहाँ पे क्या ऑफिसेस, कहाँ पे क्या है। तो उस तरीके से मैं स्ट्रगल कर रहा था। जैसे बोलते हैं ना कि ऑफिस टू ऑफिस जाना, तो उस तरीके से मैं सारी चीज़ें अपनी एक्सप्लोर करता था। तो वैसा स्ट्रगल रहा मेरा। अदरवाइज वैसा नहीं कि मतलब जैसा अक्सर जो बाहर से लोग आते हैं अकेले ही सारी चीज़ें करते हैं, उनके साथ थोड़ी ज़्यादा मुश्किलात उनको ज़्यादा आती हैं। करेक्ट। तो थैंक गॉड वैसा कुछ नहीं रहा। लाइफ में टर्निंग पॉइंट कौन सा था? कौन सा प्रोजेक्ट ऐसा लगा कि हाँ जिंदगी थोड़ी पलट गई? टर्निंग पॉइंट तो मैं क्राइम पेट्रोल को ही बोलूँगा, फॉर श्योर। तो कैसे क्राइम पेट्रोल में एंट्री कैसे हुई? क्राइम पेट्रोल में ऐसे एंट्री हुई कि शैलेंद्र जी, हमारे शैलेंद्र सर, उनके साथ मैं एक शो किया था। बट उस समय उतना वो था नहीं, आइडिया नहीं था कि क्या कहते हैं, उतनी जान पहचान नहीं हो पाई थी। बट हम लोग साथ में काम कर रहे थे तो शायद नंबर एक्सचेंज हो गए थे। काम किया, वो शो वाइंड अप हो गया। उसके बाद फिर एक लंबा गैप गया। फिर सडनली एक दिन मुझे फ़ोन आया कि मैं शैलेंद्र बोल रहा हूँ और हम एक शो कर रहे हैं क्राइम पेट्रोल, तो आ जाओ ऑडिशन के लिए। ये 2011 या 12 होगा आई थिंक 2010 भी हो सकता है। 2010-11 मतलब जब भी स्टार्ट हुआ था। मैंने कहा ठीक है मैं आ जाता हूँ। तो मैं पहुँच गया ऑडिशन पे और फिर शायद वो एपिसोड बना रहे थे अपना काला घोड़ा वाला। पता नहीं, मैं शायद 11 या 12 में हूँ एज एन फोर्थ असिस्टेंट में। तो बहुत लेट एंट्री। तो वो काला घोड़ा मर्डर केस था। तो उसमें 2 गैंगस्टर दिखाए थे। 2 गैंगस्टर की कहानी थी जिनको काला घोड़ा में शूट कर दिया था जब वो गवाही के लिए जा रहे थे। तो शायद वो बड़ा केस था उस समय का। तो वो जो 2 गैंगस्टर थे उसमें से आई वाज वन ऑफ देम। तो वो मतलब रोल भी बड़ा था। तो बस अपनी तो चल पड़ी भाई। वैसा वाला हो गया कि वहां से फिर उसके बाद सिलसिला शुरू हो गया। तो फिर उसके बाद से मतलब पहला तो गैंगस्टर किया, हाँ, नेगेटिव शेड। हाँ,
उसके बाद नेगेटिव रोल्स ही किए या फिर हाँ, उसके बाद वैसे ही चलता रहा, कभी Okay. नेगेटिव, कभी भाई बन गया मैं किसी का, है ना, कभी किसी को मर्डर करवा दिया, किसी दोस्त के साथ मिलके मर्डर करवा दिया, तो उस तरीके से मैं फ्लक्चुएट कर रहा था। फिर बीच में वो भी बन गया, एसआई भी बन गया, Okay. सब इंस्पेक्टर भी बन गया, तो वो चीज़ें चल रही थी, वो फ्लक्चुएट हो रहा था। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि एक दिन हम लोगों ने, शायद मुझे जहाँ तक याद है, हमने एक एपिसोड किया था दिल्ली का, धौला कुआं फुट ओवर ब्रिज पे एक मर्डर हुआ था। Okay. सुबह सर वहाँ हम लोग सब शूटिंग के लिए दिल्ली गए थे। हाँ हाँ हाँ, मैंने देखा था। वो सीजन का स्टार्ट हुआ था, हाँ उस सीजन का वो पहला एपिसोड था आई थिंक। तो हम लोग दिल्ली गए थे 2-3 दिन के लिए, तो उसमें एक क्राइम ब्रांच की टीम थी, तो क्राइम ब्रांच की टीम में एक मैं भी था। तो आई थिंक मुझे लगता है कि वहाँ से फिर चीज़ें थोड़ी सी फिक्स हो गई थी, कि उसके बाद से फिर कॉप कॉप करने लगा मैं। कभी ऐसा नहीं लगा कि एक ही रोल में बंध गए हैं? नहीं, उस समय बिल्कुल भी नहीं लगा, अब उस समय लगता है? मज़ा आ रहा था। मजा आ रहा। हाँ, तब उस नया समय नया था, इतना मजा मज़ा आ यार। रहा था, नंबर इवन 1 आई शो कांट, भी था। हाँ, उस समय तो शायद पता नहीं नंबर 1 हो पाया नहीं हो पाया था, बट क्योंकि वो स्टार्टिंग थी, बट लेकिन वो ग्रिप ले रहा था, वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, ऊपर की तरफ जा रहा था, तो वो चीज़ें मतलब वो शेप ले रही थी, वो लेकिन मज़ा बहुत आ रहा था। तो अब ऐसा लगता है कि बंध गए हैं कैरेक्टर में? हाँ, मतलब अब बहुत टाइम करने के बाद आपको ऐसा लगता है कि जब कुछ नया नहीं मिलता करने के लिए। हाँ, तो जब आपको लगता है कि यार, क्योंकि अपनी इंडस्ट्री का एक और भी फंडा है ना, वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको वैसे करने के लिए बहुत मज़ा आता है, लेकिन अपनी इंडस्ट्री का एक ही है कि आपको फिर उसी तरीके से देखते हैं। बाहर की तो बातें छोड़ दो, अपने अपने ही घर में देखने लगे थे, उसी एक ही शेप में, तो वो चीज़ें हो गई थी। तो कभी कोई फैन मोमेंट वगैरह ऐसा हुआ जहाँ पे पब्लिक ने आपको रियल पुलिस वाला समझा, ऐसा कुछ? हाँ, पब्लिक तो मतलब रियल ही समझती है, मैक्सिमम पब्लिक तो रियल ही तो केस समझती सॉल्व है। करवाने नहीं है या कंप्लेंट लिखवाने है? कई दफ़ा ऐसा हुआ है, मतलब फेसबुक पे या इंस्टा पे कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि वो लोग अपने घर की प्रॉब्लम्स लिखते हैं, और वो लोग कहते हैं, सर आप हमारे घर में ऐसा हो रहा है, फला जगह ऐसा कुछ हुआ है, और आप प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कि हम कहाँ रिपोर्ट करें, कैसे करें, और आप हमारी हेल्प कीजिए। तो उनको बोलना पड़ता है कि भाई हम लोग एक्टर हैं, 100 नंबर पे कॉल करो। हाँ, आप 100 नंबर पे कॉल करो, या आसपास कहीं भी आप जाके देख लो। या कई दफ़ा तो हम इतनी कुछ प्रॉब्लम्स बताते हैं कि हम उस पर रिएक्ट ही नहीं कर पाते, कि अभी क्या रिएक्ट करूँ मैं, मतलब वो काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं सेंसिटिव, उस पर रिएक्ट करना भी ऐसा लगता है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि उनको लगे कि पता नहीं क्या नेगेटिव बात कर रहे हैं ये लोग। करेक्ट करेक्ट। तो वो वैसा है मामला। और रियल लाइफ में तो लोग, मतलब मैक्सिमम लोग यही समझते हैं कि असली पुलिस वाले हैं। तो अभी अपने क्राइम पेट्रोल में जो हम लोग कर रहे थे, तो 2 सुपर कॉप्स हैं। हम्म। कौन-कौन है? एक तो निसार भाई और त्यागी जी, त्यागी जी। संजीव त्यागी जी। हाँ। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, जो आपको क्या लगता है? क्या आपने दोनों को असिस्ट किया है और फिर आप बाद में खुद भी आप पुलिस वाले बन गए अभी? दोनों में डिफरेंस, हाँ, मतलब वर्किंग स्टाइल। वर्किंग स्टाइल दोनों का मुझे लगता है सेम ही है, मतलब दोनों डेडिकेटेड हैं, दोनों हार्ड वर्किंग हैं, और अपने काम के लिए ईमानदार हैं। तो मैंने तो मतलब उनको दोनों में ऐसा कोई फ़र्क नहीं देखा। आपके किसके साथ बनती है ज़्यादा? मैंने तो दोनों के साथ किए हैं एपिसोड। नहीं, एक का नाम बताना। एक का नाम तो हो ही नहीं सकता, मतलब वो तो ऐसा है, मतलब मनीष। दो जिस्म एक जान वाला मामला है। अच्छा, मनीष। तो नहीं, लेकिन दोनों के साथ मज़ा आया। हुँ, दोनों मस्ती करते हैं, ओके। काम के समय सीरियस भी होते हैं, और मस्ती के समय फिर मस्ती भी होती है, ओके। वैसा वाला मामला है। तो क्राइम पेट्रोल की हो गई बात। हाँ आपने काफ़ी सीरियल्स भी किए हैं, जी। वेब भी किया हुआ है हाँ। और कुछ फ़िल्म्स भी की हुई हैं। यस। सबसे मेमोरेबल कौन है? कौन-सी है? सबसे मेमोरेबल, हाँ, इसमें मज़ा भी आया करके काम। देखो मज़ा तो अभी तक मुझे क्राइम पेट्रोल में ही आया है। अच्छा, नहीं, अपार्ट फ्रॉम क्राइम पेट्रोल। हाँ, अपार्ट फ्रॉम क्राइम पेट्रोल मैंने एक शो किया था धर्मक्षेत्र, हुँ। उसमें मुझे बहुत मज़ा आया था, ओके। क्योंकि उसमें वो महाभारत थी, अच्छा, और उसमें धृतराष्ट्र धृतराष्ट्र बने थे। प्ले किया था, हाँ, और मैंने दोनों प्ले किया था, उसका यंगर वर्जन भी था और ओल्ड वर्जन भी था। ओके। तो उस तरीके से मैंने उसको एन्जॉय किया था, और काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट था, डायलॉग्स बहुत अच्छे थे, और महाभारत की बातें जिनको नहीं पता है, क्योंकि वो हर कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें थी। तो हम कभी सोचते हैं ना कि दुर्योधन ने ऐसा क्यों किया, या कर्ण ने ऐसा क्यों किया, हुँ। या धृतराष्ट्र ने क्यों नहीं दुर्योधन को ये काम करने से रोका, या भीष्म पितामह ने क्यों नहीं सबको रोका। तो वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हैं कि वो मरने के बाद ऊपर गए हैं, उनकी अदालत लगी है चित्रगुप्त के सामने, हुँ।
और वो लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं ओके कि यार ये वजह थी, इस वजह से मैंने ये काम किया था। ओके रीजन हो रही है पर हाँ, जिसमें कि मतलब धृतराष्ट्र एक बार बताते भी हैं युधिष्ठिर को कि यार मैं तुम्हारे पास गया था युद्ध शुरू होने से पहले, मैंने तुमसे रिक्वेस्ट की थी कि युद्ध मत करो, बट तुमने ही रिफ्यूज कर दिया था मेरा प्रपोजल, तुमने मना कर दिया था। सही तो इस तरह की चीजें इंटरेस्टिंग हैं। था। तो उसमें कई दफा जैसे वो बोलता था कि यार मतलब मेरा बेटा इतने जमाने मतलब इतनी उसके बाद पैदा हुआ था दुर्योधन, तो मैं उसको कैसे छोड़ देता है, पुत्र प्रेम में फंसा हुआ था वो। ऐसे एक और इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट था आई गेस, खोटे सिक्के। हाँ, खोटे से के अगेन यशराज। अरे यार बड़ी बड़ी प्रोडक्शन हाउस के साथ हाँ, काम वो किया है। मतलब पाउडर के बाद मैंने वही किया था, अच्छा खोटे सिक्के। ओके वो भी अच्छा था। वो भी अच्छा था, उसमें मतलब लॉयर प्ले किया था मैंने। मेरे ख्याल से मतलब छोटा था बहुत, मुझे याद नहीं कौन साल में था, बट वो आई गेस वो टाइम से वही बहुत पहले का था, अपने वो हेड ऑफ मतलब टाइम्स था। 2012-13 के आसपास का था। हाँ, अपने टाइम से पहले उस टाइप का शो आया था, वो हाँ हेड ऑफ हाँ टाइम्स था। हाँ हाँ चला नहीं मेरे ख्याल से। हाँ, वो मतलब यशराज का वो थोड़ा सा बैड लक रहा, चीजें नहीं हो पाई उनकी, अदरवाइज उन्होंने बहुत अच्छा, मेकिंग बहुत जबरदस्त थी, पैसा बहुत खर्च किया था, नो डाउट। सब कुछ बहुत था, डायरेक्टर बहुत अच्छे थे, मेरे आज भी दोस्त हैं वो, उनके साथ मैं आज भी काम कर रहा हूँ, मिस्टर अतुल सबरवाल, और बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत डाउन टू अर्थ हैं, तो कभी मिलवाऊंगा मैं आपको, आप खुश हो जाओगे उनसे मिलके। प्लीज प्लीज। तो बहुत अच्छे इंसान हैं। तो बट बैड लक, नई चीज़ें हो पाई तो हो पाई, अपनी इंडस्ट्री तक तो ऐसे ही है ना, हम जो बना रहे हैं, हम बना रहे हैं, बहुत मेहनत के साथ बना रहे हैं, बट हम कभी श्योर नहीं होते हैं कि क्लिक करेगी या नहीं करेगी। और आपने दिलीप साहब के प्रोडक्शन हाउस के लिए भी किया था, मिले थे हाँ, आप दिलीप उनसे? साहब के साथ। मिले थे? हाँ, दिलीप साहब के साथ मिले मैंने हैं आप? हैं। मिले हैं दिलीप साहब से? हाँ, मतलब दिलीप साहब ने, मतलब मैं सामने बैठा हूँ उनके, Correct. और वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट था। पहले वो हम लोग स्टूडियो में शूट करते थे, कुछ दिन मैंने स्टूडियो में शूट किया, उसके बाद शूटिंग शिफ्ट हो गई उनके बंगलों में। तो मैंने पहली बार उनको जब सामने देखा, क्या फीलिंग? अरे मतलब आई वॉज नम एक्चुअली। मैं मतलब थोड़ी देर के लिए वो हो गया कि मैं मतलब इस सपना देख रहा हूँ या मैं रियलिटी में यहाँ पे खड़ा हूँ। मतलब जिसको, जो शख्सियत मेरे सामने है इस वक्त, इनको देखने के लिए कितने लोग तरसते हैं, इनसे मिलने के लिए लोग कितना तड़पते हैं, जिसको जिनको हमने भी स्क्रीन पे इतना पूरी देखा है, इंडस्ट्री इतना, थी और अपने मेरे आप में, सामने बैठे हुए हैं। पूरी इंडस्ट्री थी अपने आप हाँ, में। और मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, तो वो बहुत ज़बरदस्त मोमेंट था। और उससे बड़ा मोमेंट मेरे लिए ये था कि एक दिन जब हम लोग ऐसी बात कर रहे थे, मैं जब शूटिंग पे पहुंचा, तो वो जो 2-3 एक्टर्स थे उनके साथ खड़े होकर बात कर रहे थे, सुबह का टाइम था, तो मैं भी जाके खड़ा हो गया। अब जब मैं जाके खड़ा हो गया तो तब तक वो मुझे भी पहचान गई थी कि अच्छा ये भी एक्टर हैं, ये साथ में आते हैं, हमारा यूनिट के ही हैं। तो मैं उनके पास जाके खड़ा हो गया, तो वो किस्सा सुनाते सुनाते ना उन्होंने अपना हाथ मेरे कंधे पे रख दिया, जैसे एक दोस्त कंधे पे हाथ रख देता है, और मैं उनको ऐसा देख रहा हूँ, सच। हाँ, मतलब मैं इतने इतने डिस्टेंस से उनको देख रहा हूँ। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या हो क्या रहा है ये। दिलीप साहब मतलब मेरे कंधे पे हाथ रख के खड़े हुए, तो ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, क्योंकि मैं उस समय एकदम न्यू कमर, कुछ पता नहीं। तो एक तो वो मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था और बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। इसके अलावा 2 और एक्सपीरियंस हुए मेरे साथ। हमारे पास उस समय मैच्योरिटी तो होती नहीं है, है ना? उतनी वो नहीं होती है कि कब किससे कैसे बात करनी है। तो एक दिन मैंने ऐसे ही दिलीप साहब को ना पता नहीं कुछ तो मज़ाक किया। तो मुझे बोलते हैं, बरखुरदार, इतनी भी बेतकल्लुफ़ी ठीक नहीं है। और उन्होंने बोला और मैं एकदम से चुप। मैंने कहा यार ये तो गलती हो गई वाक़ई में। लाइन क्रॉस हो गई। उसके बाद मैं कम से कम 2-3 दिन उनके सामने नहीं आया। मैंने कहा यार ये डाँट देंगे कभी भी, कुछ भी। तो मतलब एक मुझे उस समय लगा कि यार वैसा ही होना चाहिए। आपसे जो भी बड़ा है ना, आपको लग रहा है कि अगर ये लाइन क्रॉस कर रहा है अपनी, तो आपको उसको रोकना चाहिए उस समय। उन्होंने बहुत प्यार से रोका। हाँ, मतलब उन्होंने बहुत अदब के साथ रोका, बट उन्होंने रोका। अगर शायद वो नहीं रोकते तो हो सकता था कि मैं कुछ और आगे बढ़ जाता एक स्टेप। मुझे लगता कि यार दिलीप साहब तो कुछ कह ही नहीं रहे, तो चलो मैं एक और मजाक कर लेता हूँ, कोई बद्दा सा मजाक कर देता हूँ। बट मुझे वो अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे रोका वहां पे। तो कभी भी मतलब उसके बाद से मैंने एक और चीज सीखी कि कभी अपने सीनियर एक्टर्स की ना, आपको डिसरेस्पेक्ट कभी भी नहीं करनी चाहिए। आप भले ही उनके लेवल पे क्यों ना आ जाओ, एक लाइन बना के रखनी चाहिए। एक आपको डिग्निटी हमेशा रखनी चाहिए। और ये मैं हमेशा फॉलो करता हूँ
कि मैं भले ही जो लोग मुझसे पहले काम कर रहे हैं, जो मेरे सीनियर्स हैं, जो मुझसे पहले से इंडस्ट्री में हैं, उन्होंने एक अपनी जगह बनाई, एक मुकाम बनाया अपना, और सडनली मैं आता हूँ और मुझे एक लकीली बाई चांस मुझे कोई एक काम मिल जाता है और मैं उनके साथ आके बैठ जाता हूँ। इट डजंट मीन कि मैं उनके बराबर हो गया। बराबर हो गए। मुझे वो डिस्टेंस हमेशा मेंटेन करना चाहिए कि ठीक है यार, वो अगर उनको वो जगह नहीं मिल पाई या वो नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे कम है। वो चीज़ें क्लिक नहीं हो रही हैं, वो एक अलग बात है। तो यू आर सो हम्बल, ये तो आपकी कैरेक्टर स्ट्रेंथ है हाँ, मैं कि आप हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि मैंने जिनको टीवी पे देखा हुआ है, मैं जिनको देख के बड़ा हुआ हूँ, मैं कभी उनके साथ काम करता हूँ। बहुत ऐसे एक्टर्स हैं जिनके साथ मैं बड़ा हुआ हूँ। तो मैं कभी-कभी जब मुझे ऐसा होता है कि उनके पास बैठना पड़ता है, तो मैं इवन मुझे बैठने में भी तकलीफ़ होती है। फिर एक और दिलीप साहब के साथ एक और किस्सा हुआ कि मैं जब सीन हुआ, तो शाम के टाइम वो चाय आके पीते थे। हम्म, और मेरा मास्टर हुआ, मास्टर के बाद क्लोज़ लगा, मेरा ही क्लोज़ लगा और वो आके बैठ गए, मॉनिटर के आगे। अबे मैंने कहा यार ये जो आके बैठ गए मेरी हालत ख़राब। और मैं सोच रहा हूँ कि ये कैसे भी जाएँ, कैसे भी इसमें टाइम लग जाए हम्म, और मैं मतलब ये चले जाएँ और मैं फिर उसके बाद शॉट उसके दे बाद दूँ। शॉट। वो नहीं गए, वो तो आए टाइम पास करने के लिए थे वहाँ पे कि हम्म, चलो बैठ के देखता हूँ, उनका टाइम ही था वो। तो जैसे-तैसे करते-करते खैर शॉट दे दिया मैंने और वो कुछ फ़ोन कट था मेरा, तो मुझे ही बोलना था सारा, तो कर दिया मैंने वो। उसके बाद मैं धीरे-धीरे आके उनके पास बैठ गया, उनकी चाय वहाँ पे आ गई। चाय के साथ उनके बिस्किट भी आ गए। अब आप ये देखिए उनका बड़प्पन, वो मुझे बोलते हैं, "लीजिए बरखुरदार।" अब उन्होंने बोला लीजिए बरखुरदार, तो मैं थोड़ा-सा उसमें हो गया। मैंने कहा यार अगर मैं एकदम से उठा लेता हूँ, तो ये वापस बेअदबी हो जाएगी। अच्छा एक बार बोला डाले, एक बार में उठा लिया। भूखा कहेंगा। हाँ, मतलब मैं बोला तो उठा ही लिया हम्म, और अगर नहीं उठाता हूँ, तो ये भी बेअदबी है कि मैंने बोला और मैं मतलब बोल रहा हूँ ये उठा नहीं रहा, छोटा है। अब मैं कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है मेरे दिमाग में। तो लकीली क्या हुआ कि जो डायरेक्टर जो थे, वो वहाँ पे आके बैठे। हम्म, जैसे आप बैठे, मैं बैठा हूँ, उसके बीच में उनकी चेयर थी और वो वहाँ पे आके बैठे। तो वो आके बैठे तो उन्होंने उनको बोला कि लीजिए। लीजिए भाई, लीजिए। तो वो तो डायरेक्टर हैं तो उनके लिए तो बनता है, तो उन्होंने उठाया। जैसे उन्होंने उठाया मैंने भी उठा लिया। मैंने कहा यार कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आ हाँ, गए। मैंने कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आए। मैंने वो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करा। मैंने कहा चलो यार बच गए वो सिचुएशन में फँसने से। फिर मैंने उनको सर को भी बाद में बताया। मैंने कहा ऐसे-ऐसे अच्छा हुआ आप टाइम पे आ गए। तो तो कभी ऐसा हुआ कि कोई किसी रोल के लिए फाइनलाइज हुए और लेकिन लास्ट मिनट पे नहीं मिला या किसी और को हाँ, चला गया? हाँ, ये बहुत बड़ा एक मेरे लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता था लाइफ़ का। हम्म, मैं बी आर साहब के साथ उनका एक सीरियल कर रहा था, आप बीती, हम्म, दूरदर्शन पे आया करता था। तो मैं एक एपिसोड कर रहा था, उसमें मैं सरदार बना था। ओके। तो शायद सरदार वाला गेटअप उनको अच्छा लगा होगा। उन बागबान बन रही थी, तो उनको एक गाना शूट करना था। हम्म, तो जो कास्टिंग जो करती थी उनका उनका मेरे पास फ़ोन आया कि आप डांस करना जानते हैं? तो मैंने कहा हाँ, डांस करना जानता हूँ। बच्चन साहब के साथ करना है डांस। तो मैंने कहा हाँ। मैंने कहा हाँ, हाँ, आता है। तो बोलते अच्छा ठीक है, आप कल ऑफ़िस में आ जाना। तो मैं गया नेक्स्ट डे ऑफ़िस में। तो रवि जी से मुलाकात हुई, वो मुझे लेके गए, रवि जी बैठे हुए थे ऑफ़िस में। तो उन्होंने बोला सर ये वो जो सरदार के लिए जो बोला था वो, उन्होंने बोला कि हाँ, 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 ठीक है, ओके, ओके, ओके। ऐसे करके कर दिया। डेट्स-वेट्स भी आ गईं, सब कुछ हो गया। वो डेट्स जैसे ही नज़दीक आईं, तो मैंने फ़ोन करके पूछा, मैंने कहा कुछ डेट्स तो नज़दीक आ रही हैं बट आपकी तरफ से कोई अपडेट नहीं है, क्या है, कैसे है? बोले नहीं थोड़ा-सा पोस्टपोन्ड हुआ है। हम्म, अब थोड़ा-सा पोस्टपोन्ड हुआ है, तो मैं चलो ठीक है। फिर वो शायद नवंबर की या ऐसे कुछ बात है। वो भी दिसंबर में चला गया शूट। दिसंबर के बाद वो चला गया जनवरी में। जनवरी में फिर कुछ चीज़ें चेंज हुई होंगी, वो और आगे बढ़ गया। उसके बाद वो चीज़ें स्कैटर्ड हो गई। वो फिर उसमें कुछ स्क्रिप्ट में कुछ चेंज हो गया। चेंज हुआ, वो 3-4 महीने के गैप में, हम्म, तो उसमें से फिर वो निकल सीन गया। स्क्रैप हो गया। वो हो गया, फिर उसमें गाने में मैंने देखा कि शायद असरानी साहब सरदार बने हुए हैं। ओके। तो अब पता नहीं वही सरदार बनाने वाले थे या कोई और बनाने वाले थे, वो आइडिया नहीं। वो आइडिया नहीं है। बट उसको फिर शायद ये मेरा अपना वो है कि वरना असरानी साहब को सरदार बनाने का क्या मतलब था? तो वो शायद हो सकता है कि वो ही होगा। बट वो एक चीज़ थी जो मेरे हाथ से ऐसे निकली ऐसे थी। निकल गया। हाँ, नहीं नहीं, बड़ी फिल्म थी। हाँ, कल्ट हाँ, फिल्म है। हाँ। तो वो अगर एक गाना भी मिल जाता,
तो अच्छी बात हो जाती अच्छी है बात होती है। बच्चन साहब के साथ। और ऐसा भी सुना है कि आपने क्राइम पेट्रोल के लिए कोई फिल्म भी छोड़ी है। हाँ, मतलब एक एपिसोड आया था क्राइम पेट्रोल में, जिसमें शायद डबल या ट्रिपल एपिसोड था। तो कुछ 5-6 दिन का लगातार शूटिंग था। अच्छा। तो मधुर साहब की फ़िल्म थी। मैं उसका नाम भूल रहा हूँ अभी, पॉलिटिक्स के ऊपर थी वो फ़िल्म। तो उसमें मुझे एक रोल के लिए फाइनल हुआ था मैं। तो मैं सब लुक टेस्ट वगैरह मेरा हो गया था, सब कुछ हो गया था। मैंने आते समय पूछा भी कि ये कब होगा? तो उन्होंने बोला कि अब आपको अपडेट कर देंगे। हम्म। ठीक है, आपको अपडेट कर देंगे, कोई तो अपडेट करेगा। मैं निकल आया वहाँ से। बट मेरे पास कोई अपडेट नहीं आया। उस बात को 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया और जो उसके कास्टिंग डायरेक्टर थे, विकी सदाना, हम्म। जिनके साथ मैं अ, वो भी क्राइम पेट्रोल के फ़ैन थे। ओके। तो उन्होंने मुझे 1-2 जगह काम करवाया था, राष्ट्रीय की फ़िल्म करवाई थी, लव यू मिस्टर कलाकार। फिर उसके बाद ये भी करवाया, उससे 1-2 फ़िल्में और उन्होंने ट्राई किया था, जिसमें हो नहीं पाया था। तो ये भी उन्हीं के थ्रू थी। तो मैंने उनको भी मैसेज किया, बट मेरा मैसेज उन्होंने रीड ही नहीं किया। मैंने बोला, "क्या अपडेट है विकी भाई?" तो उन्होंने बोला कि कुछ अब रिप्लाई नहीं उनका। तो मुझे लगा शायद नहीं हुआ होगा। फिर हम ट्रिपल एपिसोड शूट करने वाले थे। तो मुझे वो क्राइम पेट्रोल का एपिसोड स्टार्ट होने से पहले 1 दिन पहले फ़ोन आया कि आपको कल सुबह करजत निकलना है। हाँ। मैंने कहा किसके लिए? तो अरे वो मधुर सर की फ़िल्म है ना। तो मैंने कहा भाई आप अब सो के उठे हो? कल निकलना रात कल निकलना और आज मतलब उस बात को मुझे लुक टेस्ट दिए हुए हो गया 2.5 महीना। और 2.5 महीने के बाद आज आप मुझे कांटेक्ट कर रहे हो शूटिंग से 1 दिन पहले? तो ये कैसे होगा? मैंने कहा मैं तो कल से शूट कर रहा हूँ और वो मेरा रेगुलर शो है। तो उसको तो मैं नहीं छोड़ सकता। वो 6-7 दिन का शूट है। तो अरे ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। मधुर सर ने देखा है आपको और मधुर सर नाराज़ हो जाएँगे अगर आप नहीं आओगे तो। मैंने कहा यार तो मैं क्या करूँ इसमें? बताना चाहिए। बताना चाहिए था, आपको अपडेट करना चाहिए था। कुछ दिन पहले बताना चाहिए था कि या मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैं तो निकल गया फ़िल्म से। मैं हूँ ही नहीं। किसी का तो फ़ोन आया मेरे पास। हाँ, ने रिप्लाई भी नहीं किया मैसेज को। हाँ, मैसेज का भी आप देखो मेरे विकी भाई के पास मेरा मैसेज है। फिर थोड़ी देर के बाद विकी भाई का मैसेज फ़ोन आया। अरे मैंने कहा विकी भाई यार आपको मैंने मैसेज भी किया हुआ है, आपने रीड ही नहीं किया है, तो मैं क्या करूँ इसमें? कि अरे नहीं वो ये है, वो है, कैसे भी करके करो। मैंने कहा भाई वो छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा अभी लास्ट मोमेंट पे। आपने मुझे अगर और 3-4 दिन पहले बता दिया होता तो मैं शायद उनको बोल भी देता। अभी लास्ट मोमेंट पे मैं बोलूँगा वो नहीं हो पाएगा और वो मेरा रेगुलर शो है, वो ऐसा नहीं कर सकता मैं। एक बार वो कमिटमेंट कर दी तो कर दी मैंने फिर। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, हाँ, मतलब कुछ वैसा ही। मैं मधुर भंडारकर कहीं भी हाँ, नहीं हाँ, हाँ। सुनूंगा। वो कुछ वैसा ही था मतलब कि यार मैं मतलब और मैं मतलब वैसे भी ये तो अपने रेगुलर शो वाली बात थी। अगर हाँ, मैं but time भी ऐसे नहीं भी था। मैं किसी को बोल देता हूँ, वो भले कुछ भी हो, हम्म। मैं शायद ऐसे ही कुछ भी जा रहा हूँ। अगर मैंने वो डेट दे दी है उसको, तो मैं उसको नहीं लटकाऊँगा ना। करेक्ट, करेक्ट। भले ही वो बड़ा काम है, बट मेरा वो फंडा नहीं है। मतलब मेरा वो ज़मीर मेरा वो गवारा नहीं करता कि यार मैं उसकी वजह से उसको लटका दूँ। तो मैंने बोला कि यार ये तो नहीं हो पाएगा यार, आप मुझे 6-7 दिन के बाद फिर बुला लो। वो ठीक है, वो फिर मैं उनको बोल दूँगा, तो वहाँ पे वो एडजस्टमेंट हो जाएगा। बट ये तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं। तो बोलता है कि अरे यार वो हमने बहुत कोशिश की है, शायद अनुपम जी का नाम लिया, अनुपम खेर जी का, तो उनकी डेट्स नहीं हैं, वो फिर मिलेंगे नहीं यहाँ पे, वो हमें इसी दौरान शूट करना था। तो मैंने कहा यार तो मुझे क्यों फँसा रहे हो फिर आप? आपने मुझे मेरे पास आप वो ऊपर से नीचे तक अपने पूरे रिकॉर्ड्स खंगाल लो, मेरे पास आपका कोई अपडेट नहीं है इस बारे में, डेट्स के लिए। तो मैंने कहा मैं नहीं आ पाऊँगा, अब आप देख लो क्या करना है। तो वो इस तरीके से मैंने वो फ़िल्म छोड़ी थी। तो शायद अगर मैं फ़ोन करता या मैसेज करता अपने क्राइम पेट्रोल में ही इसको बोलता या कुछ बोलता, तो शायद मैनेज तो हो भी जाता। बट लेकिन वो मैं पैनिक नहीं करना चाहता था चीज़ें, क्योंकि वैसे ही इतना क्योस रहता था, इतना सब कुछ रहता था। हमें पता था ना कि चीज़ें कैसे होती हैं, क्या होती हैं। हालाँकि मैं कई दफ़ा लास्ट मोमेंट पे कैंसल हुआ था क्राइम पेट्रोल में। अच्छा। हाँ, और मुझे अपडेट भी नहीं किया गया था। वेरी बैड। कौन करता था ये? 2-3 बार हुआ था ऐसा और मैं इस पे बात पे बहुत नाराज़ भी हुआ था कि यार मुझे मतलब आप कम से कम बताओ तो सही कि मैं नेक्स्ट स्टोरी में नहीं हूँ। मतलब आप तो एकदम ब्लैंक ही हो गए। मैं तो ये सोच के बैठा हूँ कि मैं एपिसोड में हूँ एपिसोड में। करेक्ट, करेक्ट। हाँ, और आपका मतलब मेरे बताना पास कॉल चाहिए। टाइम भी नहीं है। हमेशा बताना चाहिए। हाँ, बट ठीक है, ठीक है। चलो। जिंदगी चलती रहती है। हाँ, तो वो इस तरीके से हुआ था। ये था मामला। तो अभी एक नया सेगमेंट करें, कौन-सा? थोड़ा सा स्पाइसी है। अरे बाप रे बाप! नेक्स्ट सेगमेंट है रैपिड फायर राउंड। सीधी बात, सीधी बात, नो बकवास। नो बकवास, सीधा पॉइंट पे। हाँ। सबसे टैलेंटेड को एक्टर जिनके साथ काम करने का मजा आता है। सबसे टैलेंटेड को-एक्टर। हाँ, जिसका काम करने में मजा आता है। मतलब एक तो मैंने कभी ऐसे वो नहीं किया किसी को
मतलब लिस्ट आउट नहीं किया, फिर भी ऐसे जो ये- इसका भी नाम याद आ रहा हो, सारे ही हैं मतलब डिप्लोमेटिक आंसर। एक एक्टर है जो सिर्फ सेट पे सीरियस दिखते हैं पर ऑफ स्क्रीन फुल मस्ती करते हैं। मैं देखो वैसे तो अगेन फिर वही बोलूंगा कि कोई भी एक्टर मैंने आज तक जितने भी देखे हैं, कोई भी एक्टर मुझे ऐसा नहीं दिखा कि सेट कैमरा ऑफ होते ही भी, कैमरा ऑफ होने के बाद भी सीरियस है। सब मस्ती करते हैं। सबसे ज्यादा उसमें बदमाश कौन है? हाँ, सबसे ज्यादा मतलब मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि अभी मैं रिसेंटली राहुल बोस के साथ कुछ कर रहा था। वो बहुत आदमी आपको देखने में बहुत सीरियस लगते हैं स्क्रीन पे, बहुत सीरियस। लेकिन वो जब कैमरा ऑफ हो जाता है तो बहुत मस्ती करते हैं। मैं भी ये बात सोच रहा था, मैंने कहा यार ये आदमी कितने मतलब सीरियस रोल किए हैं इन्होंने, बट ये ऑफ कैमरा ये कितना मतलब मस्ती कर रहे हैं। और अगला है, अगर एक टीवी शो रिमेक होता और आपको लीड ऑफर होता तो कौन सा शो सेलेक्ट करते? कौन सा शो सेलेक्ट करते हैं? हाँ, लीड करना था तो। माइथोलॉजिकल बोल सकते हैं। हाँ हाँ, कुछ कुछ। तो माइथोलॉजिकल में मैं बोलना चाहूंगा कि मैं महाभारत में कर्ण करना चाहता हूँ। क्यों कर्ण ही क्यों? कर्ण से मैं अपने आप को बहुत रिलेट करता हूँ। वो मैं जिस तरह के रोल करना चाहता हूँ ना, जिस तरह से कर्ण की इंटेंसिटी है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो पहली जो महाभारत बनी थी, पंकज धीर साहब ने जो किया था काम, वो बहुत अच्छा किया था। उसके बाद से शायद मुझे लगा नहीं कि कोई कर्ण उतना अच्छा कर पाया। ओके। और हालांकि मैंने बहुत सारी महाभारत बनी, मैंने देखी भी नहीं उतनी ज़्यादा, बट वो चीज़ें दिखी जाती हैं, अगर दिखी होती हैं जाती तो दिख जाती हैं इधर Correct, उधर कहीं ना correct, कहीं। तो मैं कर्ण करना चाहूँगा कभी भी, अगर इन फ्यूचर अभी कभी कुछ ऐसा हो तो मैं जितने भी कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं तो उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कभी ऐसा कर्ण का कुछ आए तो प्लीज तो एक बार प्लीज़ ज़रूर अप्रोच करें। एक डायरेक्टर या प्रोड्यूसर जिसके साथ आप काम दोबारा करना चाहते हैं? जिसके साथ दोबारा करना काम चाहते हैं, करना चाहते हैं, हाँ। मैं यशराज के साथ दोबारा करना चाहता हूँ। ओके। क्योंकि वो प्रोडक्शन हाउस ऐसा है जो एक्टर्स के लिए बहुत बहुत पजेसिव होते हैं और एक्टर्स का बहुत ध्यान रखते हैं वो। और डायरेक्टर? डायरेक्टर अगेन मैं जो जिनकी बात कर रहा हूँ ना, अतुल सबरवाल, उनके साथ मैं काम करना चाहता हूँ। वो बहुत अच्छे इंसान हैं, Okay. अच्छे डायरेक्टर भी है और अच्छे इंसान भी हैं। और अगर एक लाइन में आपको टीवी इंडस्ट्री का सच बोलना हो तो वो क्या होगा? सब मोह माया है। ये जिंदगी का एक जुआ है। जिस तरीके से मतलब आप एक जुआ खेल रहे हो, तो हो सकता है कि इस जुए में आपके पास 3 इक्के पहली बार में आ जाए, और ये भी हो सकता है कि 3 इक्के पाने के लिए आपको बहुत इंतजार करना पड़े। तो मतलब कुछ फिक्स नहीं है चीजें, आप मतलब कुछ भी है वो चीजें समय से ही होनी है, समय से पहले कुछ नहीं होगा। आप कितना भी अच्छा काम कर लो, कोशिश करनी है अपने हाथ आप में। कितने भी अच्छे इंसान हो, आप एज एन एक्टर आप कुछ भी कर लो, वो जब तक समय नहीं आएगा कुछ नहीं होगा। वो कुछ नहीं होगा, और वो समय आपको पता ही नहीं कब आएगा। इसलिए आप कोशिश करते रहें। तो आपको वो पेशेंस भी रखना है, वो सब कुछ रखना है। तो इसीलिए, क्योंकि चीज़ें फिक्स नहीं है ना, अगर हम आज एक कोई डिग्री हाथ में लेते हैं तो हमें पता होता है कि अच्छा एक जॉब मिल जाएगा, इतने दिन के अंदर एक जॉब मिल जाएगा, मेरे पास 95% या 98% है तो मुझे जॉब मिल जाएगा, या मैं इतना अच्छा हूँ, मतलब मैं, आपकी मेरिट के ऊपर चीज़ें होती हैं। तो यहाँ वैसा तो कुछ है ही नहीं। यहाँ तो सबको काम मिल जाता है और सबको काम नहीं भी मिलता है। आज जो स्टेशन पे उतरेगा उसको कल भी मिल सकता है, और जो पिछले 15-20 साल से लगा पड़ा है हो सकता है उसको भी काम ना मिले। सही बात। तो ये, इसको मैं बोलता हूँ ये ज़िंदगी का जुआ है। खेलना है तो आ जाओ। खेलना ही पड़ेगा आपको। हाँ, मतलब आपको वो पैशन तो चाहिए इसके लिए। इसके लिए मतलब आपको पैशन तो चाहिए। बिना पैशन के तो आप आओ ही मत। बिना पैशन के तो आप बहुत जल्दी हार जाओगे। मतलब आपको समझ में नहीं आएगा। आधा टाइम तो आपको बॉम्बे को समझ में निकल जाएगा। और मैं तो बोलता हूँ कि इस लाइन में काम करने से पहले इस लाइन को समझना और इस लाइन में कैसे अपने आप को आगे बढ़ाना है, आपको राइट लेफ्ट पहले समझना है। एक्टिंग तो आप सीख ही जाओगे। एक्टिंग का आजकल कुछ वैसा रह नहीं गया है। आजकल हर कोई एक्टिंग कर रहा है। Correct. और जब से ये सोशल मीडिया आया तब से तो हर कोई एक्टिंग कर रहा है ना। कहीं भी किसी को भी रोल मिल जाता है, रील बनाते हो, सब करते हैं। हाँ, मतलब आप किसको, कोई खराब एक्टर है ही नहीं आज की डेट में। Correct. आज सब अच्छे एक्टर कोई हैं। पैरामीटर ही नहीं बचा अभी। कोई पैरामीटर बचा ही नहीं। आप आज सब अच्छे एक्टर हैं। सब रील पे आप देखो, सब एक्टिंग कर रहे हैं। तो अब उनके चीज़ें हो जाती हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, उनको बड़े रोल भी मिल जाते हैं। जो यहाँ पे प्रॉपर एक्टिंग कोर्स करके आए हैं या अच्छे एक्टर्स हैं या बहुत सालों से काम कर रहे हैं, उनके पास वो रोल्स नहीं है। तो वैसा तो कुछ क्राइटेरिया है ही नहीं। तो वही है कि आप बस ठीक है, आप आ जाओ। अगर आपको खेलना है तो खेलो, और खेलना तो पड़ेगा ही। तो खेलना तो पड़ेगा ही। वो तो पैशन और पेशेंस, ये दोनों ही आपको रखने पड़ेंगे, तो ही आप टिक पाओगे। सही है। तो मनीष,
किस्से कहानियां का सफर तो कभी खत्म होगा नहीं, होना भी नहीं चाहिए। हाँ, ये होना भी मैं नहीं चाहिए। हर एपिसोड में बोलता हूँ। लेकिन जाने से पहले हाँ। एक आपकी तरफ से गाना हो जाए, क्योंकि मैं आजकल सबसे कुछ ना कुछ उनकी हॉबी बुलवाता हूँ, करवाता हूँ, जो हाँ, इनकी हाँ। पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करे। हाँ, पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करने वाला तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो गाने ऐसे ही गाता हूँ मस्ती तो में। बस जो अभी मन और है मस्त। बस ये है कि जिस तरीके से आजकल मतलब उतार चढ़ाव हो रहे हैं लोगों के जीवन में, है ना, कभी काम ना मिलने की वजह से प्रेशर में आ जाते हैं, कभी उनको लगता है कि यार कुछ हो नहीं रहा, या कभी कोई उनको लगता है कि अचानक से हो गया फिर नहीं हुआ, तो वो जो उस मूड में जो चले जाते हैं, तो वैसा कुछ सोचने का नहीं, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, है ना। तो वैसा है मामला। और उसके लिए एक पॉजिटिव नोट पे उसके लिए एक आपको गाना सुना देता हूँ। बिल्कुल, ऑलवेज रेडी। हाँ, मतलब जो जितने भी देख रहे हैं उनके लिए है कि भाई अपना मस्त रहो, लाइफ है ना। तो उसके लिए सुना देते हैं। हे आती रहेंगी बहारें, हे जाती रहेंगी बहारें, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हे आती रहेंगी बहारें, हे जाती रहेंगी बहारें। थैंक यू सो मच। वेरी गुड, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, थैंक बहुत यू सो अच्छा मच लगा। सर, और ऑल द वेरी बेस्ट। और आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए, और कभी मौका मिला तो साथ में काम करेंगे, और अच्छा Definitely. काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना सर, Thank you. याद कीजिएगा। थैंक यू। ओके सर, ओके।